आप सभी लोगों को नमस्कार। तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपना रिएक्शन मैकेनिज्म का अगला लेक्चर। अभी तक हम लोगों ने एलिमिनेशन रिएक्शन स्टार्ट किया है और एलिमिनेशन रिएक्शंस में हमने इवन रिएक्शन खत्म कर चुका है। इवन रिएक्शन में हमने दो बातें की थी। एक सबसे पहले बात की थी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, उसके बाद हमने पढ़ा था डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। जो डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड है उसका जो मेजर पोर्शन है वो आप E2 रिएक्शन के अंदर पढ़ने जा रहे हो, जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। इवन रिएक्शन जो स्पेशली जानी जाती है वो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल की वजह से जानी जाती है। तो अब हम लोग अपनी एलिमिनेशन रिएक्शन में ही सेकंड नंबर ऑफ रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, E2 रिएक्शन, या इसी ही रिएक्शन को हम लोग बोलते थे बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिरकार इसका एकदम स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, बेसिक पॉइंट क्या है। हम लोगों ने जब इवन पढ़ा था तो इवन को हमने याद करने का तरीका थोड़ा सा समझा था, किससे? SN1 से। हमने बोला था तुम कुछ SN1 जैसे लगते हो। वैसे ही मैं आपको E2 पढ़ा रहा हूं, तो E2 को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं, थोड़ा सा तरीका याद रखना है SN2 से। मतलब हम बोलेंगे E2 को तुम कुछ SN2 जैसे लगते हो। अब SN1 और SN2 से हमें एक बात आती है। SN1 जब भी हमारे ख्यालों में आता है तो कार्बोकेटाइन की बात आती है, और SN2 जब भी आता है तो ट्रांजिशन स्टेट की बात होती है। और वही ट्रांजिशन स्टेट वर्ड को आपको यहाँ पर E2 रिएक्शन के दौरान पकड़ना है। तो मैं अब आपको एकदम बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है आपके पास RCH2CH2X। ये तो आपके पास इस तरीके से एल्काइल हैलाइड है, और एल्काइल हैलाइड के सामने हम लोग यूज करते हैं बेस। लेकिन यहाँ पर मैं बेस को थोड़ा सा और अच्छे से स्पेसिफाई करूंगा, स्ट्रॉन्ग बेस। और जो स्ट्रॉन्ग बेस हो सकते हैं, या फिर आप ले सकते हो RO-K+, या फिर आप इसी की जगह ले सकते हो RO-Na+। इतनी बात समझ में आ रही है। सबस्ट्रेट हम लोगों ने डिसाइड कर लिया, एल्किल हैलाइड है। रिएजेंट हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, और ये एग्जांपल है कुछ हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस के। और फाइनली जो यहाँ से प्रोडक्ट फॉर्म होता है वह आपके पास एल्कीन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और जरा ध्यान से देखोगे तो यही तो रिएक्शन आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, जहां पर सबस्ट्रेट आपके पास ऐसा सबस्ट्रेट हो जहां पर लिविंग ग्रुप और बीटा हाइड्रोजन हो, जहां पर सामने बेस हो, और फाइनली प्रोडक्ट क्या बने? एल्कीन बने। तो एक्चुअली हम जो E2 रिएक्शंस में मेनली पढ़ते हैं वो दो रिएक्शंस पढ़ते हैं। तो जो सबसे पहली ऑफ रिएक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। सबसे पहला हमारा टॉपिक यही है E2 रिएक्शन के अंदर। अब सर हमें इस चीज को थोड़ा अच्छे से समझाओ, इस बात को थोड़ा मैकेनिज्म से समझाओ, किस तरीके से E2 रिएक्शन आखिरकार हो रही है। अगर मैं इसके थोड़े से मैकेनिस्टिक पार्ट की बात करता हूं, मैकेनिज्म की बात करता हूं, तो यहां पर क्या है, सबसे पहले आप कुछ इस तरीके से बनाओ, RCH2 और यहां पर X। मैंने सबस्ट्रेट को थोड़ा इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, सबसे पहले बेस आएगा। जो बेस होता है वो यहां पर बैक साइड से अटैक करता है, और वो बैक साइड से अटैक करके इस H+ को ले जाएगा। हमें बहुत अच्छे से पता है दुनिया में बेस क्या करने आया है, H+ खाने आया है। तो ये बेस क्या करता है, इस H+ को खाएगा। ये कौन सा H+ है? ये बीटा H है। ये वाली पोजीशन कौन सी होती है? 0। जहां पर फंक्शन जुड़ा होता है वो 0 होती है, उसके बगल में अल्फा होती है, और यहां पर बीटा पोजीशन है। तो इसने बीटा H को क्या किया, एब्स्ट्रैक्ट किया। और बीटा H को जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये वाली बॉन्ड यहां शिफ्ट होगी और लिविंग ग्रुप बाहर निकालेगा। तो हम इसी बात को एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू नहीं समझा सकते क्या? बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। यहां पर हमारे पास क्या है, H बॉन्ड टूट रहा है, और यहां पर हमारे पास क्या है, ये जो बेस के साथ OR बॉन्ड है वो क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। इसको अच्छे समझाते हैं। फिर यहाँ पर एक बॉन्ड तो आपके पास था ही, जो दूसरा बॉन्ड है उसमें क्या रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। और फाइनली यहाँ पर आपके पास लिविंग ग्रुप क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। मतलब ये जो मैं आपको स्टेज समझा रहा हूं, यही स्टेज आपके पास कहलाता है ट्रांजिशन स्टेट। अब ट्रांजिशन स्टेट आप लोगों ने बना लिया, जहां पर आपको साइमल्टेनियसली बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड
बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग। देखो ट्रांजिशन स्टेट में जनरली हमेशा यही होता है कि अल्टरनेट बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, और हुआ भी ऐसा ही है कि सबसे पहले यहाँ पर बेस ने H को हटाया तो बॉन्ड बन रही है, यहाँ पर बॉन्ड टूट रही है, यहाँ पर बॉन्ड फिर बन रही है और यहाँ पर बॉन्ड फिर टूट रही है। अब इस ट्रांजिशन स्टेट की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर इस ट्रांजिशन स्टेट में 5 एटम किसमें है, 5 एटम प्लेन में है। एक तो ये वाला एटम प्लेन में है, एक ये पूरा का पूरा बीटा कार्बन, एक ये पूरा का पूरा अल्फा कार्बन और यहाँ पर लिविंग ग्रुप, और साथ में ये जो आपके पास बेस आ रहा है वो बेस भी कहाँ पर प्लेन से अप्रोच कर रहा है। तो हमें यहाँ पर एक बात समझनी है कि जो बेस ने अप्रोच किया है वो बैक साइड से अटैक क्यों किया है, ताकि वह जो लिविंग ग्रुप और बेस के बीच में थोड़ा सा रिपल्शन या क्राउडिंग हो सकती है उसको मिनिमाइज कर सके। तो हम बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट में हमें क्या देखने को मिल रहा है, एंटी पेरिप्लेनरशिप। ये कैसा है, एंटी पेरिप्लेनर, इस बात को ही समझना है। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है एलिमिनेशन रिएक्शन की, और क्योंकि यहाँ पर ये एंटी पेरिप्लेनर है इसलिए हम लोग बोलते हैं जो भी हमारे पास E2 मैकेनिज्म होती हैं वो कैसी होती हैं, एंटी एलिमिनेशन होती हैं। एंटी एलिमिनेशन ज्यादा घबराने की जरूरत कुछ भी नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि हमेशा अपोजिट साइड से बेस अटैक करेगा और फिर लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। अब मैं थोड़ा सा समय बाद आपको एंटी एलिमिनेशन टर्म को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। अभी आपको इतना समझ में आ गया, फिर फाइनली आप क्या फॉर्म कर देते हो, RCH डबल बॉन्ड CH2। तो सबसे पहले बेसिक बातें समझते हैं। हम लोगों ने रिएक्शन समझा, हम लोगों ने रिएक्शन का तरीका समझा, और ये रिएक्शन किससे जा रहा है, ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जा रहा है, और फाइनली आपके पास क्या फॉर्म हो चुका है, प्रोडक्ट फॉर्म हो चुका है। पॉइंट एकदम क्लियर है। एलिमिनेशन की बात को आप हमेशा याद रखो कि आपके पास सामने क्या होना चाहिए, सबस्ट्रेट जहां पर लिविंग ग्रुप और बीटा हाइड्रोजन हो, फिर बेस आए और वहां पर एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। बस तरीका चेंज हो जाता है। E1 मैकेनिज्म में कार्बोकेटाइन के थ्रू रिएक्शन रहता था, और E2 मैकेनिज्म में आपके पास ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू रिएक्शन जा रहा है। अब ये जो मैंने बात बताई है इसको मैं बहुत जल्दी एक्सप्लेन करने वाला हूं। उससे पहले इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें निकल के आ रही हैं। तो इससे जो इंपॉर्टेंट बातें निकल के आई उसमें सबसे पहली बात आप लोगों के सामने क्या आई है कि यह कितने स्टेप रिएक्शन है, यह आपके पास एक 1 स्टेप रिएक्शन है। अरे इसमें कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन है ही नहीं, तो ये 1 स्टेप रिएक्शन है। अगर मैं इसके मॉलिक्यूलरिटी की बात करता हूं, क्योंकि ये 1 स्टेप रिएक्शन है, तो 1 स्टेप रिएक्शन में यहीं पर बेस और ये है, तो ये इसका क्या था, स्लोएस्ट स्टेप था, स्लोएस्ट स्टेप था। तो यहाँ पर जो आपके पास मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन है वो कितनी होती है, 2 होती है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 2। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहां पर ये रिएक्शन क्या रिएक्शन इंटरमीडिएट के थ्रू होकर जा रहा है कि ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होकर जा रहा है। तो हमें अच्छे से पता है इसमें कोई भी रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता, ये रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जा रहा है, इसीलिए नो रीअरेंजमेंट टेक पॉसिबल। अरे पता नहीं क्या अंग्रेजी थी, लेकिन नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल, यहाँ पर कोई भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होने वाला है। पॉइंट समझ पा रहे ना, वहां पर कार्बोकेटाइन बनता था, रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता था, इसलिए रीअरेंजमेंट करवाते थे। अगर मैं 4th पॉइंट की बात करता हूं कि यहाँ पर रेट आपके पास किस किस के ऊपर डिपेंड करने वाला है, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, और लास्ट में आपके पास क्या बनता है, बेस। यहाँ पर मैं इसको बेस स्पेसिफाई करता हूँ और अच्छे से, तो आपका जो रेट है वो दोनों ही कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। रीजन क्या है, ये जो स्लोएस्ट स्टेप है, इस स्लोएस्ट स्टेप में आपके पास एल्किल हैलाइड का भी मॉलिक्यूल है और बेस का भी मॉलिक्यूल है, तो दोनों ही डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस बताने के लिए। ये पॉइंट इतने सारे क्लियर हुए। अब एक बात जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट समझानी है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ पेरिप्लेनर, कि सर आखिरकार ये पेरिप्लेनर में एंटी पेरिप्लेनर क्यों है, मतलब इसने इस साइड से ही अप्रोच क्यों किया, इसने जिस साइड लिविंग ग्रुप है उस साइड अप्रोच क्यों नहीं किया। तो मैं आपको यहाँ पर 2 कंडीशन समझाता हूँ। हमारे पास पेरिप्लेनर 2 तरह के होते हैं, एक होता है हमारे पास सिन पेरिप्लेनर और एक होता है हमारे पास एंटी पेरिप्लेनर। अब अगर मैं दोनों ही पेरिप्लेनर की तस्वीर आपके सामने बनाता हूँ, अब आपको ध्यान से देखना। एक तो तस्वीर आपके सामने कुछ ऐसी आने वाली है, RCH
यहाँ पर CH2, यहाँ पर लीविंग ग्रुप लीव कर रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन की बॉन्ड टूट रही है और यहाँ पर सामने क्या जाएगा, बेस। इस बार जो बेस अप्रोच कर रहा है वो सिन साइड से अप्रोच कर रहा है। देखो सिन का मतलब होता है सेम साइड, दोनों ही सेम साइड, और एंटी का मतलब होता है अपोजिट साइड। एक अगर इस साइड से है तो दूसरा उस साइड से, अपोजिट साइड से आ रहा होगा। ये बात हमने एडिशन रिएक्शन के दौरान बहुत अच्छे से समझी थी कि सिन एडिशन क्या होते हैं, एंटी एडिशन क्या होते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास सिन अप्रोच, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं सिन पेरिप्लिनर। लेकिन अगर मैं, और यहाँ पर क्या है आपके पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। इस वाले केस में बात करता हूं तो यहाँ पर भी ऐसे कुछ देखेंगे, R यहाँ पर है CH, ये वाली बॉन्ड टूट रही है और यहाँ पर बेस के साथ बॉन्ड बन रही है। CH2 यहाँ पर लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है और ये वाला पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है वो यही तो ट्रांजिशन स्टेट है, और ये एंटी पेरिप्लिनर है। मतलब इस बार जो आपके पास बेस अप्रोच कर रहा है वो लिविंग ग्रुप के जस्ट अपोजिट से कर रहा है। इस वाले में जो बेस अप्रोच कर रहा है वो लिविंग ग्रुप की साइड से ही कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं सिन पेरिप्लिनर और इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग एंटी पेरिप्लिनर। अब हमारे पास यहाँ पे डाउट क्लियर होने वाला है कि सर जो ट्रांजिशन स्टेट था वो एंटी पेरिप्लिनरशिप ही क्यों रखता है, और उससे भी बड़ी बात सर पेरिप्लिनरशिप ही क्यों रखता है। तो सुनो, इस ट्रांजिशन स्टेट में क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। इसी को तो मैं बोलूंगा ओलोफिनिक कैरेक्टर। डबल बॉन्ड कैरेक्टर को ही हम बोलते हैं ओलिफिनिक कैरेक्टर, और ओलिफिनिक कैरेक्टर मतलब एल्कीन का बनना, और एल्कीन कैसा कंपाउंड होता है, प्लेनर होता है। इसीलिए ट्रांजिशन स्टेट में प्लेनरशिप आना बहुत जरूरी है, पहला बात। दूसरा, एंटी क्यों आ रहा है, तो यहां पर अगर आप बॉन्ड एंगल देखोगे तो इस वाले केस में आपके पास जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री है। अब आपको ऐसे नहीं दिखेगा, ये एक खास तरह का बॉन्ड एंगल होता है, या मैं इसको बॉन्ड एंगल नहीं कहूंगा, मैं इसको कहूंगा डाईहेड्रल एंगल। ये ज्यादा अच्छा होता है टर्म, डाईहेड्रल एंगल। दो एटम्स के बीच का प्लेन का एंगल जो होता है उसी को बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल। इसको मैं स्टोइकोमेस्ट्री के दौरान और समझाऊंगा। और जो यहाँ पर डाईहेड्रल एंगल होता है वह 180 डिग्री होता है। तो अब आप खुद बताइए, जब डाईहेड्रल एंगल आपके पास 0 डिग्री है तो यहाँ पर रिपल्शन के चांसेस ज्यादा होंगे, और जब यहाँ पर डाईहेड्रल एंगल जस्ट उसके 180 डिग्री है तो यहाँ पर रिपल्शन के चांसेस या क्राउडिंग के चांसेस कम हो जाएंगे। डाईहेड्रल एंगल को आपको मैं ऐसे समझा सकता हूँ, ये आपका फ्रंट कार्बन है तो ये आपका बैक कार्बन है, जस्ट इसके पीछे, और इसके बीच में से क्या है, बॉन्ड है दोनों के बीच में। आप लोगों ने न्यूमान प्रोजेक्शन सुना होगा, तो वो न्यूमान पोजीशन के अंदर ही समझ में आता है। जिसको नहीं पता दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, अभी आप इसको याद करके ही खुश हो जाओ। लेकिन जिनको पता है न्यूमान पोजीशन, एक फ्रंट कार्बन होता है, एक बैक कार्बन होता है। फ्रंट और बैक कार्बन के बीच में जो एंगल होता है वो कैसा होता है, प्लेन बॉन्ड एंगल होता है, प्लेन के बीच का बॉन्ड एंगल होता है, उसी को बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है जो कि अब आपको दिमाग में फिट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी तक निकल के आई, सबसे पहली बात, E2 रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होकर जाता है। दूसरी बात, ये जो ट्रांजिशन स्टेट होती है ये एंटी पेरिप्लिनर होती है, और एंटी पेरिप्लिनर से हमने एक टर्म निकाला, एंटी इलिमिनेशन टेक्स प्लेस। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको 3-4 बार बोलना है कि E2 एलिमिनेशन इज एंटी इलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन इज एंटी इलिमिनेशन। इस बात को हम अभी करने वाले हैं एग्जांपल के थ्रू कि सर आखिरकार एंटी इलिमिनेशन का मतलब और अच्छे से समझाओ। तो इतनी बात समझ में आ रही है, तो अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ E2 रिएक्शंस। देखो, हम लोगों ने अभी तक E2 रिएक्शन के बारे में ये बात तो एकदम अच्छे से समझ चुकी है, ये रिएक्शन कैसा होता है, एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। अब हमें जो समझनी है वो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में समझना है, रेशियो सिलेक्टिविटी ऑफ E2 एलिमिनेशन। मैंने आप लोगों को E1 एलिमिनेशन के बारे में रेशियो सिलेक्टिविटी की बात की थी, अब हम लोग बात करेंगे E2 रिएक्शन की रेशियो सिलेक्टिविटी। तो सबसे पहले रेशियो सिलेक्टिविटी वर्ड का मतलब होता है रीजन की सिलेक्टिविटी। मतलब यदि आपके पास दो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स बनेंगे तो एक मेजर होगा और एक माइनर होगा। जैसे ही सेलेक्टिविटी वर्ड आता है तो सेलेक्टिविटी वर्ड होता ही है मेजर और माइनर को स्पेसिफाई करने के लिए। अगर वह कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हैं तो रेशियो सिलेक्टिविटी, अगर वह स्टीरियो आइसोमर्स हैं तो स्टीरियो सिलेक्टिविटी। तो बार बार कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, इनमें बार बार कंफ्यूज होगे उससे अच्छा आप एक बार इन पे समय बिताओ तो टेंशन खत्म हो जाएगी। अब मैं एग्जांपल लेता हूं इस पॉइंट को समझाने के लिए। एग्जांपल है हमारे पास CH3 CH2 CH
Br और यहाँ पर हमारे पास क्या है CH3 है। ये हमारे पास सबस्ट्रेट है और सामने हम लेते हैं कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस में मैं डिफाइन कर देता हूँ एल्कोहलिक KOH लिखो, या फिर आप RO- लिखो, या फिर आप ROH प्लस KOH लिखो, सबका मतलब एक ही है, ठीक है। अगर हम ये बेस लेते हैं जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो अब बेस क्या करने आया है दुनिया में? बेस दुनिया में बीटा H खाने आया है। अब हमें बीटा H ढूंढना है सामने सबस्ट्रेट में। क्वेश्चन करने का तरीका यही है। ये वाली पोजीशन क्या है? 0, ये वाली पोजीशन क्या है? अल्फा, यहाँ पर भी बीटा है और यहाँ पर भी बीटा है। तो आपके पास जो H प्रेजेंट है, अगर मैं अच्छे से समझाऊं थोड़ा सा, देखो यहाँ पर मैं CH2 कर लेता हूं और यहाँ पर मैं H, यहाँ पर मैं CH कर लेता हूं और यहाँ पर H, तो ये जो दोनों ही H मैंने दिखाए हैं ये क्या है? बीटा H है। मतलब जितनी पॉसिबिलिटी अभी आप इसकी समझ रहे हो उतनी ही पॉसिबिलिटी आपके लिए अभी इसकी होगी, लेकिन सवाल ये है कहाँ से प्रोडक्ट मेजर बनेगा। तो अब हम क्या करते हैं, इस बेस से दोनों ही H को हटाते हैं। मान लो अगर हम लोगों ने बेस नंबर 1 को हटाया, मतलब बेस से इस H नंबर 1 को हटाया, इस H नंबर को 2 कर देते हैं, और इसी बेस से हमने नंबर 2H को हटाया। जब हम इस बेस से इस वाले H को हटाएंगे तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और Br बाहर निकल जाएगा। तो आपके पास जो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा? कुछ इस तरीके से होगा। पॉइंट क्लियर एकदम अच्छे से। वहीं पर जब आप इस बेस से ये वाला H हटाओगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और Br बाहर निकल जाएगा। जैसा हम इवन रिएक्शन के टाइम पढ़ते थे, तो यहाँ पर आपके पास ये वाला प्रोडक्ट ऑफ हो जाएगा। देखो सबसे पहले एक बात कर लेते हैं, इन प्रोडक्ट का हम क्या नाम दे सकते हैं? सेडजेफ-हॉफमैन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने पढ़ रखा है। यहाँ पर हमारे पास अल्फा H कितने हैं? आप लोग बताओगे 6। अगर अल्फा H ज्यादा होते हैं तो उस ही प्रोडक्ट को क्या कहता हूं मैं? सेडजेफ प्रोडक्ट कहता हूं। और यहाँ पर हमारे पास अल्फा H कितने हैं? सिर्फ 2, तो ये वाला प्रोडक्ट हमारे पास क्या है? हॉफमैन प्रोडक्ट है। मतलब एक हमारे पास सेडजेफ प्रोडक्ट है और एक हमारे पास हॉफमैन प्रोडक्ट है। लेकिन अभी हमारी दिक्कतें खत्म नहीं हुई हैं। इन दोनों में से मेजर कौन सा है ये सवाल था। प्रोडक्ट तो 2 बनेंगे, समझ में आ चुका है, सेडजेफ और हॉफमैन। अगर ये इवन रिएक्शन होती तो मैं आपसे नहीं पूछता और सेडजेफ वाले पे टिक कर देता, क्योंकि हमें पता है सेडजेफ प्रोडक्ट ही हमेशा वहां पर क्या होता है? मेजर होता है। लेकिन ये E2 रिएक्शन है और E2 रिएक्शन में बेस क्या कर रहा है? बैक साइड से अटैक कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है, इस वाला जो H है, ये वाला H क्या है? लेस क्राउडेड, और ये वाला जो H है, ये वाला H क्या है? मोर क्राउडेड। तो मैं इसको ऐसे डिफाइन कर सकता हूं, ये जो H है वो क्या है? मोर क्राउडेड H है, और ये वाला जो यहाँ पर H है वो क्या है? लेस क्राउडेड H है। तो यहाँ पर अब हमें क्राउडिंग देखनी है, क्योंकि रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होकर जा रहा है, तो हम तो पूरा ध्यान रखेंगे कि उस ट्रांजिशन स्टेट में क्या हो? स्टेरिक हिंड्रेंस कम से कम हो, क्राउडिंग कम से कम हो, स्टेरिक रिपल्शन कम से कम हो। तो उसी चीज के लिए हमें यहाँ देखना है, ये अगर मोर क्राउडेड H है और ये अगर लेस क्राउडेड H है, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी बेस की किसकी होगी? इस वाले H को रिमूव करने की। इसी वजह से हम बोल सकते हैं बहुत ही अच्छे से कि हॉफमैन प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर क्या होता है? मेजर होता है। अब आधे लोग तो परेशानी हो गए, क्या सर जिंदगी में हॉफमैन भी मेजर होता है? बिल्कुल होता है। कंडीशंस होती हैं जहां पर डिपेंड करता है। तो मैंने आपको पहली कंडीशन समझा दी है कि जब आपके पास क्या हो? बल्कियर सबस्ट्रेट हो, और बल्कियर सबस्ट्रेट से आपका H निकालना हो तो हमेशा लेस क्राउडेड H निकलेगा, और जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा? हॉफमैन होगा। इतना पॉइंट क्लियर है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये बात क्लियर है तो अब आप पूछ रहे होंगे कि सर थोड़ा सा और अच्छे से डिफाइन कर दो आप बेस के बारे में, कि बेस को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो। तो देखो, अगर मैं थोड़ा सा डिफरेंट डिहाइड्रोहेलोजिनेटिक एजेंट्स की बात करता हूं जो भी आपको यूज करने होते हैं, डिफरेंट डिहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट, मतलब मैं स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर रहा हूं। E2 रिएक्शन में आप लोग स्ट्रॉन्ग बेस ही लेते हो, तो मैं आपको कुछ इस तरीके से समझाता हूं जिसको आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आपके पास R- होता है, फिर आपके पास NH2- होता है, फिर आपके पास OR- होता है, RO- कह लो इसको अच्छे से, RO- और लास्ट में आपके पास OH- होता है।
पॉइंट एकदम अच्छे से क्लियर है। ये आपके पास एक ऑर्डर याद रखना है थोड़ा सा। अब दूसरी बात जो मैंने आपको यहाँ पर लिख के समझाई है, देखो मेनली जो फेमस बेस होते हैं वो आपके पास एक तो एल्कोहलिक KOH होते हैं या फिर एल्कोहलिक NaOH होते हैं। और एल्कोहलिक KOH और NaOH को हम लिख सकते हैं ROH प्लस KOH, ऐसे ही लिख सकते हैं ROH प्लस NaOH। पॉइंट क्लियर है। अब देखो अगर मैं इनकी रिएक्शन करवाता हूं फॉर एग्जांपल एक ROH की KOH के साथ, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास RO माइनस K प्लस और वाटर निकल जाएगा। तो ये जो RO माइनस K प्लस है इसी को मैं बोलता हूं एल्कोहलिक KOH वाला बेस। ऐसे ही अगर आप करवाते हो ROH प्लस NaOH, तो यहाँ पर एक रिवर्सिबल एसिड बेस रिएक्शन होगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा RO माइनस Na प्लस। ये जो RO माइनस Na प्लस है यही वाला जो है वो ये वाला है। पॉइंट एकदम अच्छे से क्लियर है। तो अगर मैं डिफरेंट एल्कोहलिक बेसिस की बात करता हूं तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है MEO माइनस, उसके बाद होता है ETO माइनस, फिर होता है IPRO माइनस। IPR का मतलब आपको पता है आइसोप्रोपाइल होता है, और लास्ट में हम लोग एक और लिख देते हैं TBUO माइनस। और TBU माइनस टर्टुटाइल वर्ग ग्रुप होता है और ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है, बल्कि होता है। बल्कि होने की वजह से ये सिर्फ और सिर्फ 3 डिग्री RX को ही क्या कर सकता है, एलिमिनेट कर सकता है या E2 रिएक्शन दिखा सकता है। तो ये आपके पास थोड़ी सी जानकारी है डिफरेंट डिहाइड्रोहेलोजेनेटिंग एजेंट। अभी तक हमने एंटी एलिमिनेशन, एंटी पेरिप्लिनर कॉन्सेप्ट समझा है, उसके बाद हम लोगों ने रेशियो सेलेक्टिविटी इन E2 रिएक्शन समझी है। यहीं पर आप नोट में कर लेना ताकि आप कॉन्सेप्ट्स के साथ टच में रहो कि जो इवन रिएक्शन होती है उस इवन रिएक्शन में हमेशा क्या होता है, सेट-जेफ प्रोडक्ट मेजर होता है। सेट-जेफ प्रोडक्ट मेजर। जो E2 रिएक्शन होती है इसमें सेट-जेफ जनरली मेजर होता है लेकिन विद एक्सेप्शन। सेट-जेफ प्रोडक्ट मेजर लेकिन विथ एक्सेप्शन। मैं लिख दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन विथ एक्सेप्शन। अब अभी तक हम लोगों ने पहला एक्सेप्शन पढ़ चुका है जहां पर हमारे पास क्या हो, बल्कियर सबस्ट्रेट हो। यहाँ पर बल्कियर सबस्ट्रेट क्यों है, क्योंकि ये वाला क्या है, बल्कि H बल्कि ग्रुप के द्वारा है और ये लेस क्राउडेड था। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार रिएक्टिविटी इन एल्किल हैलाइड क्या होने वाली है, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट क्या होने वाला है, ब्रिज हेड पोजीशन पर एलिमिनेशन होगा या नहीं होगा, ये सारी बातें करते हैं। अब हम बात करते हैं अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो कि है रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड टुवर्ड्स E2 रिएक्शन। तो अगर हम रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि E2 रिएक्शन का जो आपके पास रेट होता है वो किस किस पर डिपेंड करता है। तो जो E2 रिएक्शन का रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एक तो कंसंट्रेशन ऑफ आपके पास एल्काइल हैलाइड और बेस, और यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। मतलब इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपके पास जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन होगी उतना ही ज्यादा आपके पास क्या होगा, रेट ऑफ E2 रिएक्शन होगा। इतना पॉइंट एकदम अच्छे से क्लियर है। और अभी हम लोगों ने एक बात और सीखी है E2 रिएक्शन के बारे में कि E2 रिएक्शन क्या होता है, रेशियो सेलेक्टिव होता है, और रेशियो सेलेक्टिव में आपके पास क्या होता है, सेट-जेफ प्रोडक्ट मेजर होता है। ये पॉइंट क्लियर है। लेकिन इसमें क्या होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं हॉफमैन का। तो हमने अभी तक एक एक्सेप्शन पढ़ चुका है, यहां तक आपको मैंने बातें समझा रखी हैं। तो ये दोनों बातें सीखने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, अगर एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी की बात करनी है तो मैं तीनों ही एल्किल हैलाइड को लिखता हूं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और तीनों ही से कोरस्पोंडिंग प्रोडक्ट बनाता हूं, और फिर हम चेक करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन जो प्रोडक्ट है, और फिर हम अपना रेट बता देंगे। तो देखो सबसे पहले आपके पास क्या है, CH3 CH2 और यहां पर X।
फिर दूसरा क्या है CH3 CH3 और यहाँ पर हेलोजन, और लास्ट में क्या होगा आपके पास पॉसिबिलिटी CH3 और यहाँ पर हेलोजन। ये तीनों आपके पास डिफरेंट एल्किल हैलाइड हैं। ये आपके पास 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ये आपके पास 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, और ये आपके पास 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। अगर मैं तीनों ही के सामने रिएजेंट लेके आता हूँ और रिएजेंट में हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो आप स्ट्रॉन्ग बेस में यहाँ पर एल्कोहलिक KOH ले सकते हो। अगर मैं तीनों ही के सामने एल्कोहलिक KOH लेके आ जाऊंगा तो यहाँ पर पक्की बात है कौन सी रिएक्शन होने वाली है, E2 रिएक्शन होने वाली है। ये बात तो आपको समझ में आ रही है, E2 रिएक्शन होगी। तो अब अगर E2 रिएक्शन होगी तो आपके पास क्या है, ये वाली पोजीशन 0, ये अल्फा और ये बीटा, यहां से आप बीटा H हटाओ और इसके कोरस्पॉन्डिंग आप एल्कीन का फॉर्मेशन कर दो, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ऐसे ही इस वाले केस में क्या करोगे, ये वाली पोजीशन क्या है आपके पास 0, ये अल्फा और ये बीटा, बीटा ये भी है बीटा ये भी है, लेकिन दोनों सेम बीटा है, तो जिसकी वजह से आप कहीं से भी H हटाकर आंसर बना सकते हो। तो यहां पर आ जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पर आ जाएगा CH3। ये वाला प्रोडक्ट समझ में आ रहा है। अब इस वाले केस में क्या होने वाला है, इस वाले केस में आपके पास आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और फाइनली यहां पर क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। मतलब आपने 3 डिफरेंट एल्किल हैलाइड लिए, आपने यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस लिया, और एल्किल हैलाइड के सामने जब स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है, और जो कि E2 रिएक्शन के थ्रू हो रहा है। मैंने बोला था जो फेमस रिएक्शन होती है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, वो E2 रिएक्शन होती है, ना कि E1। अब अगर E2 है तो आपके सामने यहां पर क्या बन रहे हैं, डिफरेंट एल्कीन प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब हम क्योंकि इनके रेट की बात कर रहे हैं तो क्यों ना हम इनकी कंपैरेटिव स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अल्फा H कितने हैं, 0 अल्फा H है। यहाँ पर हमारे पास अल्फा H कितने हैं, यहाँ पर हमारे पास 3 अल्फा H है। ये तो आपको आना चाहिए कैलकुलेट करना, ये वाली पोजीशन 0 और ये अल्फा। इस वाले जगह पर आपके पास कितने अल्फा H हैं, इसमें आपके पास 6 अल्फा H हैं, और हमें पता है जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा H उतना ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो हम बोलेंगे यहाँ पर ये एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद ये एल्कीन स्टेबल है, उसके बाद ये एल्कीन स्टेबल है। मेरा पॉइंट समझिएगा, जहां पर रिएक्शन करवाने पे प्रोडक्ट में स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसका मतलब वहां पर रेट भी ज्यादा रहा होगा। तो अब हम लोग अगर कमेंट करें रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड तो हम बोलेंगे 3 डिग्री RX की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, 2 डिग्री RX की रिएक्टिविटी कम, और 1 डिग्री RX या एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे कम। ये हम ऑर्डर किस बेसिस पर बता पा रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सेटजेफ प्रोडक्ट, सेटजेफ रूल, सेटजेफ कॉन्सेप्ट है। क्योंकि यह अगर आप सोचोगे कि ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होकर जा रहा है, क्राउडिंग बढ़ रही है, तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। आपको वैसे नहीं सोचना है, तभी मैंने इस पॉइंट को लिखा है कि इस पर तो डिपेंड करता है, साथ साथ ही स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पर भी डिपेंड करता है। तो जो मेजर फैक्टर, मेजर रोल प्ले करेगा कमेंट करने के लिए रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड पर, वो सेटजेफ रूल ही प्ले करने वाला है। इवन रिएक्शन में ये बात समझाना बाएं हाथ का खेल था, क्योंकि वहां पर कार्बोटाइन से रिएक्शन जाती थी और हमें पता है 3 डिग्री कार्बोटाइन ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन E2 रिएक्शन में ये बात समझाना थोड़ी सी डिफिकल्टी लगेगी। आपकी आदत ही SN2 की है। हमने बोला तुम कुछ, हमने ये थोड़ा ना बोला तुम पूरा SN2 जैसे लगते हो, कुछ लगते हो। तो इसका मतलब इस बात को आपको ध्यान देना है। ये पॉइंट क्लियर है? तो अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। तो अब आप खुद बताओ कि अगर मैं दोनों ही E1 और E2 रिएक्शन की बात करता हूं तो इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट क्या होने वाला है। तो हमें पता है जब E1 मैकेनिज्म होगी और जब E2 मैकेनिज्म होगा, तो E1 के टाइम कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, तो वहां पर सॉल्वेंट क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। तो हम बोलेंगे अगर सॉल्वेंट की पोलैरिटी इंक्रीज की जाए, सॉल्वेंट को और ज्यादा पोलर बनाया जाए, तो वहां पर E1 रिएक्शन को फेवरेबल होगा। लेकिन अगर सॉल्वेंट की पोलैरिटी इंक्रीज ना की जाए, सॉल्वेंट की पोलैरिटी अगर डिक्रीज की जाए, तो वहां पर E2 रिएक्शन फेवर होगा। रीजन, क्योंकि E2 रिएक्शन में क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड करता है। अगर आप पोलर सॉल्वेंट लोगे तो बेस के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होगा वो स्टेबलाइज होगा, तो कहीं ना कहीं जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो वीक बेस की तरफ जाएगा। ये रीजन होता है। अब एक अगला पॉइंट और होता है
रिएक्टिविटी ऑफ ब्रिज हेड कंपाउंड, रिएक्टिविटी ऑफ ब्रिज कंपाउंड्स लिखते हैं। अब ब्रिज कंपाउंड्स में अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करता हूं, फॉर एग्जांपल जरा ध्यान से देखना, यहां पर आपके पास क्या है, हेलोजन है, यहां पर इस तरीके से आपके पास ये ब्रिज हेड कंपाउंड है, और सामने आपके पास क्या है, बेस। तो आपको पता ही है बेस जो होगा उस वाले केस में क्या होगा, तो यहां पर आपके पास H भी है। तो फाइनल सबसे पहले अगर मैं प्रोडक्ट बनाऊं, चाहे मैं E1 मैकेनिज्म से बनाऊं, E2 मैकेनिज्म से बताऊं, प्रोडक्ट आपके पास यही बनने वाला है। और यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट है वो कैसा है, अनस्टेबल प्रोडक्ट है, अनस्टेबल एल्कीन है। रीजन क्या होता है, आपको बहुत बार बताया है मैंने, ब्रेड्स रूल होता है। ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग कभी भी ब्रिज हेड पोजीशन पर डबल बॉन्ड नहीं होती है, इसी वजह से आपको ये रिएक्शन नहीं करवानी है और रिएक्शन होती ही नहीं है। चाहे आप E1 की बात कर लो, E1 भी नहीं होती, और चाहे आप E2 की बात कर लो, E2 रिएक्शन भी नहीं होती है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, जो भी ब्रिज हेड कंपाउंड्स होते हैं उस केस में एलिमिनेशन रिएक्शन होती ही नहीं है। अगर हम एसन रिएक्शन की बात करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, तो वहां तो वो तो कभी हो ही नहीं सकती, उसके रीजंस तो आपको पता है, कैविटी हिंड्रेंस वगैरह वगैरह। ठीक है, ये वाला पॉइंट अब आपको क्लियर हो चुका है। तो अभी तक हम एलिमिनेशन में बात करते हैं, तो सबसे पहले हमने इसके मैकेनिस्टिक पार्ट से बात निकाली, एंटी पेरिप्लेनरशिप। दूसरी बात हमने रेशियो सेलेक्टिविटी की निकाली, जहां पर ZF मेजर होता है लेकिन विथ एक्सेप्शन होता है, जहां पर हॉफमैन भी मेजर बन जाया करता है। फिर हम लोगों ने डिफरेंट डिहाइड्रोहेलोजेनेटिंग एजेंट्स देखे कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से हो सकते हैं। उसके बाद अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी, जो कि सोचने में तो बहुत अजीब लगेगी, लेकिन यही सच है, यही सब कुछ है। 3 डिग्री RX का रेट सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री RX, फिर 1 डिग्री RX। अब आपका सवाल आएगा कि सर E1 मैकेनिज्म में भी 3 डिग्री RX का रेट ज्यादा था, A2 मैकेनिज्म में भी 3 डिग्री RX का रेट ज्यादा होगा, तो कौन सी? तो ये डिपेंड करेगा सामने वाले बेस पर। अगर बेस बहुत वीक है और सामने बनने वाला कार्बन ज्यादा स्टेबल है तो E1 करवा देना, और थोड़ी सी भी अगर छूट हो जाए कि जहां पर कार्बन स्टेबल नहीं बन रहा और बेस भी इतना बेस स्ट्रांग है, तो उस केस में आप E2 करवा देना। मतलब ये सब सोच का खेल है। आप जितना अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे और फिर जब रिएक्शंस को अप्रोच करोगे तो डिफरेंट साजिशें होती हैं, डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो आपको मजबूर करते हैं उस मैकेनिज्म को ही सोचने में, और ये इसलिए बोलते हैं समय के साथ साथ आती हैं। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट की हमने बात कर ली, रिएक्टिविटी ऑफ ब्रिज कंपाउंड्स की बात कर ली। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, जहां पर हम स्टीरियोकेमिस्ट्री को एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब E2 रिएक्शन से रिलेट करेंगे। मैं बहुत देर से बोल रहा हूं ना, एंटी एलिमिनेशन, आखिरकार उसका मतलब क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके का एप्लीकेशन होगा, ये सारी बातें समझाने का समय आ गया है। अब हम बात करते हैं E2 मैकेनिज्म में कॉन्सेप्ट ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री कि आखिरकार स्टीरियोकेमिस्ट्री किस तरीके से रोल प्ले करता है E2 मैकेनिज्म से क्वेश्चंस करने के लिए। देखो, अगर हम सबसे पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन उठाते हैं, मैं आपको एकदम बेसिक से बात बताना स्टार्ट करता हूं कि आखिरकार मैं बताना क्या चाहता हूं। हम एक नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन बनाते हैं और यहाँ पर मैं सिंपली एक लीविंग ग्रुप लिखता हूं, और आपके सामने यहाँ पर मैं लेता हूं एल्कोहलिक KOH। अभी इस क्वेश्चन में स्टीरियोकेमिस्ट्री वाली कोई भी बात नहीं है, आपसे मैं सिर्फ उम्मीद ही रखता हूं कि आप इस प्रोडक्ट को कंप्लीट करो। तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, और उससे भी पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर E2 मैकेनिज्म है। तो आपको पता है सामने क्या है, एक लीविंग ग्रुप है, और लीविंग ग्रुप है तो यहाँ पर क्या है आपके पास, ये पोजीशन अगर 0 है तो ये अल्फा, यहाँ पर भी बीटा है और यहाँ पर भी बीटा है। मतलब आपके पास सबस्ट्रेट में बीटा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, लीविंग ग्रुप भी प्रेजेंट है, पहली बात। दूसरा, आपके सामने क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये क्या है, बेस। और ये बेस कोई ऐसा वैसा बेस नहीं है, कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। हमें समझ में आ चुका है जब हम दोनों चीजों को मैच करते हैं तो ये मैकेनिज्म किससे जाने वाली है, E2 मैकेनिज्म या E2 रिएक्शन होने वाली है। जब आप E2 करवाओगे तो इस बेस से आप क्या करोगे, बीटा H को हटाओगे, तो एक H तो आपके पास यहाँ है और एक H आपके पास यहाँ है, और दोनों ही सेम H है, तो आप किसी भी H को हटा दो। तो अगर ये OH माइनस आएगा तो इस H को हटाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और लीविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो फाइनली आपके पास कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा।
यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक मैंने यही सारी बातें समझाई हैं। लेकिन अगर मैं क्या करूं, इसी साइक्लोहेक्सेन में अब स्टीरियोकेमिस्ट्री इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट करूं, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला मैं ये एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पर मैं CH3 लेता हूं और यहाँ पर इस जगह मैं Br लेता हूं, पहला एग्जांपल। तो ऐसे मैं डिफरेंट एग्जांपल्स लेने वाला हूं और यहाँ पर मैं ले लेता हूं सामने एल्कोहलिक KOH। रिएजेंट में एक ही रखता हूं ताकि आप लोग परेशान ना हो। तो E2 मैकेनिज्म होगा। लेकिन अब यहाँ पर पॉसिबिलिटीज देखना, एक तो आपके पास क्या है, ये पोजीशन 0 है, ये पोजीशन अल्फा है, और ये पोजीशन क्या है, बीटा है। ऐसे ही यहाँ पर भी बीटा है। तो मैंने जब ऐसा कर दिया तो आपके पास H कहाँ पर मौजूद होगा, यहाँ पर इस जगह पर मौजूद है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर भी चेंज कर दूं, मैं यहाँ पर क्या कर दूं, Br की स्टीरियोकेमिस्ट्री को डिफाइन कर दूं। आपको अच्छे से पता है डैश वेज का मतलब क्या होता है। तो ये जब मैं ऐसा करूंगा तो यहाँ पर आप बस ये याद रखना, दो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, एक तो ये वाला H हटेगा और एक ये वाला H हटेगा। कैसे, किस तरीके से देखना, जब आप बात करोगे इस H की तो ये H जब आप हटा रहे हो तो ये CH3 तो आपके पास ऐसे ही रहेगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। पॉइंट क्लियर है। OH माइनस से ये वाला हटेगा H प्लस, ये वाले इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे और Br बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर ये वाला H तो वैसे ही बना रहेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी आपके पास क्या हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी, अब डबल बॉन्ड आ गया तो डबल बॉन्ड पे आपको पता है प्लेनरिटी मेंटेन करने के लिए सिंगल बॉन्ड लगा दो। दूसरी पॉसिबिलिटी आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगी और जहां पर CH3 वाला ग्रुप ऐसे ही लगा रहेगा। मतलब इस क्वेश्चन को जरा मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पर लिविंग ग्रुप के बगल में दो बीटा H हैं, दोनों ही बीटा H को अगर बारी बारी हम हटाएंगे तो दो प्रोडक्ट बनेंगे और हमें पता है ये वाला जो प्रोडक्ट है ये हमारा क्या था, ये हमारा मेजर था। इतना पॉइंट क्लियर हुआ, ये हमारा क्या था, मेजर था। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करना चाहता हूं। ये मेजर क्यों था पता ही होना चाहिए आपको। ये 3 अल्फा H, 2 अल्फा H, 2 अल्फा H, तो यहां पर अल्फा H आपके पास कितने हैं, 7। जबकि यहां पर देखेंगे तो यहां पर 1 अल्फा H और यहां पर 2, तो यहां पर अल्फा H कितने हैं, 3। तो इसमें सेट से प्रोडक्ट ही मेजर होता है, तो अल्फा H कैलकुलेट कर लो। लेकिन अब क्या करता हूं, अगर मैं थोड़ा सा इस सवाल को चेंज कर दूं और इस सवाल को चेंज कुछ इस तरीके से कर देता हूं, मैं यहां पर मैं इस बार डैश पर क्या लिखा जाता हूं, CH3 लिखा जाता हूं। तो पक्की बात है वेज पर क्या जाएगा, H, और इस बार मैं वेज पर ही क्या रखता हूं, Br रखता हूं और यहां पर आपके पास H है ही। मतलब यहां पर मैं डिफाइन नहीं कर रहा, यहां पर दोनों ही तरह के H होंगे, यहां पर डैश पर भी H होगा और वेज पर भी H होगा, जो कि इस वाले केस में भी था। अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो यहां पर क्या है, एल्कोहलिक KOH है। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना। अगर मैं इस क्वेश्चन बताऊंगा तो यहां पर आपके पास क्या है, Br 0 पोजीशन, ये है अल्फा और ये है बीटा, और यहां पर भी क्या है, बीटा। आप बोलोगे सर यहां पर भी 2 बीटा है तो यहां पर भी ऊपर की तरह 2 प्रोडक्ट सेम आएंगे, तो बस इसी जगह को मैं सही करना चाहता हूं। अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो यहां पर Br और H एक दूसरे क्या है, एंटी है। मतलब अगर ये वेज पे है तो ये डैश पे है, लेकिन यहां पर जो ये Br है वो इस H के साथ एंटी नहीं है। ये जो वेज पे है तो ये भी वेज पे है। और हम लोगों ने बात की है कि जो E2 एलिमिनेशन होती है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो एंटी एलिमिनेशन की होती है। तो मैं इसी एंटी एलिमिनेशन टर्म को समझा रहा हूं कि जब ये Br और ये H होंगे तो यहां पर रिएक्शन नहीं होगी, सिर्फ रिएक्शन इस H की वजह से होगी जो कि इसके एंटी मौजूद है। मतलब यहां पर सिर्फ आपके पास एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने वाला है और वो प्रोडक्ट आपके पास कुछ ऐसा होगा जहां पर डैश पर CH3 बना ही रहेगा। बहुत अच्छे से पॉइंट क्लियर करने हैं। हमने एक सबसे पहले नॉर्मल क्वेश्चन उठाया, उसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, फिर हमने कुछ डैश वेज लगा दिए, क्वेश्चन बना दिए, हमें इतना फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जब हमने इस क्वेश्चन को देखा तो हमें सच में समझ में आया कि जो लिविंग ग्रुप है और जो H हैं वो एक दूसरे के एंटी होने चाहिए। मतलब अगर लिविंग ग्रुप बैच पे है तो
H डैश पर होना चाहिए, अगर लीविंग ग्रुप डैश पर है तो H वेज पर होना चाहिए। इसी का मतलब होता है एंटी एलिमिनेशन। तो जिसकी वजह से यहां पर तो दो प्रोडक्ट फॉर्म हुए, रीजन था क्योंकि H क्या था, इसके एंटी था, लेकिन यहां पर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट फॉर्म हुआ क्योंकि इस लीविंग ग्रुप के साथ ये H डैश पर नहीं था। मतलब ये भले ही बीटा H है लेकिन ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा क्योंकि ये इसके एंटी नहीं है। यही होता है रोल ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री इन E2 रिएक्शन। अब इसी बात को मैं और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। जरा एग्जांपल को आप ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर आपके पास Me है, यहां पर आपके पास Me है, यहां पर आप लगा लेते हो Cl, यहां पर वेज पर आपने क्या लगा लिया, Cl लगा लिया, और यहां पर आप वेज पर ही क्या ले लेते हो, H, और डैश पर ले लेते हो Me, और सामने मैं रिएजेंट ले लेता हूं एल्कोहलिक QH। अभी भी आपको पता है सामने सबस्ट्रेट है, बीटा H है, सब कुछ है, यहां पर क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो पक्की बात है E2 रिएक्शन होगी। इतना तो आप पहले कंफर्म हो जाओ कि डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड E2 मैकेनिज्म ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये जो लीविंग ग्रुप है, ये पोजीशन 0 है, ये अल्फा है, ये बीटा है, तो इसपे तो कोई बीटा H है ही नहीं, तो इस पे बात ही नहीं करेंगे। ये वाला बीटा है तो ये बीटा H मौजूद है, लेकिन अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो ये दोनों एक दूसरे क्या हैं, सेम साइड है, मतलब ये एंटी नहीं है। फिर सुनो, ये एंटी नहीं है, अगर ये एंटी नहीं है तो यहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन भी नहीं होगी। ये है क्वेश्चन जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। कुल मिला के हमें यहां से एंटी एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अपने दिमाग में। अगर एक बार एंटी एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर कोई डिफिकल्टी नहीं आने वाली, लेकिन अगर ये क्लियर नहीं होगा फिर हर क्वेश्चंस में बार बार डिफिकल्टी आने वाली है, आप लोग फेस करने वाले हो। कब होगा, कब नहीं होगा, ये सारी बातें आपको बहुत परेशान करेंगी। अब मान लो मैं आप लोगों से एग्जाम्पल पूछता हूँ, फोर्थ एग्जाम्पल। ठीक है, यहां पर आपके पास क्या है, Cl है, यहां पर आपके पास क्या है, Cl है, और यहां पर आपके पास क्या है, Cl है, और सामने में क्या ले लेता हूं, एल्कोहलिक QH ले लेता हूं, और किस में ले लेता हूं, एक्सेस में ले लेता हूं। बताइए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सिंपल सी बात है, जो अभी तक हम डिफरेंट सबस्ट्रेट में क्या कर रहे थे, एक लीविंग ग्रुप देख रहे थे, उसमें एक से ज्यादा आ गए। तो सबसे पहले मैं बीटा H देखूंगा, अगर ये पोजीशन 0 है तो ये अल्फा, तो यहां पर क्या जाएगा आपके पास, बीटा H। तो यहां पर देखो सबसे अच्छी बात ये है कि आपके पास जो H है वो दोनों ही पॉसिबिलिटीज के साथ है, मतलब अगर वेज पे है तो यहां पर डैश पे भी है। कुछ समझ में आया? तो मतलब यहाँ पर ये एक दूसरे के एंटी हैं, तो इसको मैं बीटा H में काउंट करूंगा। तो मान लो अगर मैं एक एग्जांपल समझाऊं, OH माइनस H को लेके जा रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे तो लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, तो आपके पास एक डबल बॉन्ड यहाँ स्टार्ट होगा। ऐसे ही इस वाले की कोरस्पॉन्डिंग, ये 0 है, ये अल्फा, तो यहाँ पर बीटा H होगा, जो इसके क्या होगा, एंटी होगा। अगर मैं स्टोइकोकेमिस्ट्री डिफाइन नहीं कर रहा तो हमें पता है 2 H है, एक वेज पर है, एक डैश पे है। ऐसे ही यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, और लास्ट में ये वाली पोजीशन अगर 0 है तो ये अल्फा है और ये बीटा है, तो यहाँ पर भी बीटा H मौजूद होगा। तो हम बोलेंगे हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। सारा कॉन्सेप्ट एलिमिनेशन रिएक्शन का बता रहा हूं, लेकिन विथ स्टीरियोकेमिस्ट्री कॉन्सेप्ट, ये चीज बहुत जरूरी है। ठीक है, अब अगर मैं लास्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, अब आप मुझे बताना लास्ट क्वेश्चन में ये होगा या नहीं होगा। मान लो हमारे पास यहाँ पर क्या है, Cl है, यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, Cl है, यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, Cl है। अब मैं आपके सामने थोड़ा सा क्वेश्चन फ्रेम करना हूं, यहाँ पर मैं लगा देता हूं इस बार Me, यहाँ पर मैं लगा देता हूं Me, और यहाँ पर मैं लगा देता हूं Me, और सामने मैं फिर से क्या करता हूं, एल्कोहलिक QH एक्सेस में लेता हूं। अब आप लोग मुझे बताना रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो पहले एक लिविंग ग्रुप समझते हैं, ये वाली पोजीशन 0, ये वाली पोजीशन अल्फा, ये वाली बीटा, यहाँ पर भी बीटा, दोनों बीटा है, एक समय पर एक ही बीटा यूज करोगे। तो अगर ये QH है तो यहाँ पर जो आपके पास H है वो किस पे है, वेज पर है। तो जरा ध्यान देखो, यहाँ पर H और लिविंग ग्रुप दोनों की स्टोइकोकेमिस्ट्री सेम ही साइड है, एंटी नहीं है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर ये इसके साइड से भी रिएक्शन नहीं दिखा सकता
अगर आप यहाँ पर H की बात करोगे तो ये भी सेम साइड है, तो यहाँ से भी एलिमिनेशन नहीं दिखा सकता। जिस तरीके से ये नहीं दिखाएगा उसी तरीके से ये बाकी लिविंग ग्रुप भी नहीं दिखाएंगे, तो आपके पास फर्दर कोई रिएक्शन होगा ही नहीं। ये कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स है जो मैंने सेलेक्ट करके यहाँ पर इकट्ठे आपको करवाए हैं, ताकि आपके दिमाग में फिट होना चाहिए कि आखिरकार स्टीरियोकेमिस्ट्री E2 रिएक्शन में क्या रोल प्ले करती है, क्या इंपॉर्टेंट बात है। अब हम थोड़ा एक और पॉइंट पर बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं उसी ही टॉपिक को थोड़ा सा और। देखो यहाँ पर ही हमारे सामने डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, इनकी फिर से हम बात करते हैं। तो क्वेश्चंस में क्या है, आपको पहचानना है E2 रिएक्शन है ही। यहाँ पर आपके पास क्या है, ये 0 पोजीशन है लिविंग ग्रुप पर, ये अल्फा है और यहाँ पर बीटा है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी आपके पास बीटा है। तो यहाँ पर H और लिविंग ग्रुप को अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक तो प्रोडक्ट आपके पास यहाँ से बनेगा, क्योंकि ये एक दूसरे क्या है, एंटी हैं। और एक प्रोडक्ट आपके पास यहाँ से भी बन सकता है, क्योंकि ये आपके पास क्या है, एंटी हैं। तो अगर मैं यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बनाऊंगा तो एक तो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी आपके पास कुछ ऐसी हो जाएगी, डबल बॉन्ड यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3, ऐसा ही तो कुछ होगा। यहाँ से आप इस H को हटाओगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, Cl बाहर निकल जाएगा। और इस वाले केस में जब आप इस वाले H को हटाओगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, Cl बाहर निकल जाएगा। तो आपके पास इस वाले केस में कुछ ऐसा प्रोडक्ट आ जाएगा। यहाँ पर था, यहाँ पर आपके पास CH3 आ जाएगा और ये वाला एज इट इज आपके पास ऐसा ही बना रहेगा। तो ये तो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी थी, जिसमें से ये आपके पास क्या है, मेजर है, अल्फा H चेक कर लो, और ये आपके पास क्या है, माइनर है। अब अगर मैं इस रिएक्शन की बात करता हूं इसकी, तो इसमें देखो ये पोजीशन क्या है, 0 है, ये क्या है, अल्फा है, यहाँ पर भी बीटा है, यहाँ पर भी बीटा है। अब आपको देखना है दोनों की पोजीशन। ये देखो वेज पे है, ये डैश पर है, ये देखो वेज पर है और ये भी वेज पर है। तो मतलब इस बीटा को आप भूल जाओ, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन हो ही नहीं सकती, हमेशा एंटी एलिमिनेशन होना चाहिए। और इस बीटा को देखो, ये वाला इसके साथ निकल जाएगा। तो फाइनली आपके पास यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, डबल बॉन्ड। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास CH3, यहाँ पर CH3, और इसको आप एज इट इज ऐसे ही लिख दो, H, और यहाँ पर था आपके पास CH3। तो अगर मैं इन 2 क्वेश्चन से देखूंगा तो हमें आंसर बनाना तो आ चुका है। हमें एक बात क्लियर हो चुकी है कि लिविंग ग्रुप के जो बीटा H होता है वो हमेशा एंटी होना चाहिए। लेकिन यहाँ से हमें एक बात और समझ में आ रही है कि यहाँ अगर रिएक्टेंट को देखें तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यह एक स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन है। अगर मैं इस वाले केस में बात करूं तो यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, और इस रिएक्शन को मैं कह सकता हूं स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, ठीक है। तो स्टीरियो सेलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक टर्म समझने हैं। जो स्टीरियो सेलेक्टिव होता है वो प्रोडक्ट से ज्यादा रिलेट होता है। इस बात को मैं यहाँ पर नोट में लिखवा रहा हूँ कि जो स्टीरियो सेलेक्टिव होता है वह किससे ज्यादा रिलेट होता है, किससे पता चलता है, वह प्रोडक्ट से पता चलता है ज्यादा, ठीक है। और जो स्टीरियो स्पेसिफिक होता है वह आपका रिएक्टेंट डिसाइड करता है। मतलब जहां पर आपके पास 2 डिफरेंट रिएक्टेंट्स होंगे, आपस में एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, तो वही स्टीरियो स्पेसिफिक नेचर दिखाते हैं। क्लियर है इतना पॉइंट? तो ये बात आपके सामने है। अब ये 2 क्वेश्चंस को अगर मैं थोड़ा सा बदल दूं, मतलब अगर मैं इसको चेयर फॉर्म में लेके आता हूं तो आप अटकना मत, बात वही है, कॉन्सेप्ट वही है। मैं आपको इसका चेयर फॉर्म समझाता हूं कि आखिरकार इसका चेयर फॉर्म कैसा है। सबसे पहले मैंने इसको Cl बना दिया, यहां पर मैंने CH3 कर दिया, यहां पर मैंने H बना दिया और यहां पर मैंने CH3 कर दिया। इसको मुझे चेयर फॉर्म में बनाना है। तो देखो सबसे पहले घबराना नहीं है, क्योंकि जब मैं भी पहली बार पढ़ता था तो मुझे अजीब लगता था कि सर क्या हम बिना चेयर फॉर्म में बिना बनाए ऐसे क्वेश्चन नहीं कर सकते? कर सकते हो, लेकिन दिक्कतें ज्यादा आएंगी। हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बात याद रखो, साइक्लोहेक्सेन और उसके जो भी डेरिवेटिव्स होते हैं उनको हमेशा चेयर फॉर्म बना के ही क्वेश्चंस किया करो। चेयर फॉर्म से क्लैरिटी ज्यादा अच्छे से आती है, कॉन्सेप्ट ज्यादा सही होते हैं और क्वेश्चन के चांसेस भी ज्यादा सही होते हैं। अगर मैं इसको चेयर फॉर्म में बनाऊंगा तो देखो आपको पता है अच्छे से चेयर फॉर्म आपके पास ऐसी ही होती है। सबसे पहले इसको बनाने में तो डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। अब अगर आप इसको नंबर
1 पोजीशन कर दो तो इसको 2 कर दो। मैं बोल रहा हूं नंबर 1 पोजीशन पर Cl अगर मैं ऊपर कर रहा हूं, ये पोजीशन कौन सी होती है? इक्वेटोरियल। तो पक्की बात है जो CH3 होगा वो कहां होगा? नीचे की तरफ होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आ रही है। सबसे पहले आपने 6 मेंबर रिंग को ऐसे बनाया, Cl को आपने ऊपर की तरफ स्पेसिफाई कर दिया और CH3 को आपने नीचे कर दिया, क्योंकि ये ऊपर की तरफ था भी, वेज का मतलब ऊपर की तरफ ही होता है। अब आप देखो ये जो CH3 और ये H आप कैसे रखोगे? अगर आप यहां पर H रखोगे तब जाके ये इसके एंटी आ रहा है। 20 से एक लाइन खींचो। देखो जब भी आपको एंटी समझना हो तो 20 से लाइन खींचा करो। अगर वो दोनों एक जगह कहीं जाके नहीं मिल रहे हैं तो एंटी है, और यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा? CH3 आ जाएगा। तो मतलब इस स्ट्रक्चर को मैं यहां पर कुछ ऐसा बना सकता हूं, इस स्ट्रक्चर को मैं यहां पर कुछ ऐसा बना सकता हूं। इस ही बात को मैं समझाना चाहता हूं। सबसे पहले आपने एक 6 मेंबर रिंग बना दी, Cl को आपने ऊपर दिखा दिया। अब आपको जब दूसरा पोजीशन ऑक्युपाई करोगे तब दिक्कत आ सकती है। तो उसके लिए मैं समझा रहा हूं कि जो ये H है वो इसके क्या है? एंटी है। एंटी दिखाने के लिए ये Cl कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है, कहीं इसकी बॉन्ड जा रही होगी, और ये H कहां जा रहा है? नीचे की तरफ कहीं इसकी बॉन्ड जा रही होगी। तो क्या कहीं एक जगह जाकर मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते हैं, इसीलिए एक दूसरे क्या हो जाएंगे? एंटी। इस 20 तरीके से लाइन खींचा करो ऐसे, आप समझ में आएगा। ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है। मान लो अगर मैं दोनों CH3 की बात करता हूं तो कहीं ना कहीं एक जगह जाकर मिलेंगे, कुछ फील आ रहा होगा। तो देखो ये CH3 और ये CH3, ये CH3 और ये CH3 क्या है? एक दूसरे के एंटी। तो आपको लग रहा है, लेकिन ये एक दूसरे क्या है? इस तरीके से। तो आपको इस बात को समझना है कि जो आप एंटी चेयर फॉर्म में समझ रहे हो और इस साइक्लोहेक्सेन की रिंग में समझ रहे हो, एकदम अलग अलग होता है। ठीक है, ये वाले पॉइंट्स पर हम लोग हिस्टोकेमिस्ट्री में और डिटेल में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि सर ये दोनों CH3 जगह जाकर मिलेंगे, फिर ये एंटी कैसे हुए? ऐसा नहीं होते। ये बात हम चेयर फॉर्म में देख रहे हैं, इसीलिए क्वेश्चंस में गड़बड़ी होती है। ये जो दिक्कत है ना, यही दिक्कत आपको क्वेश्चन में दिक्कत देती है। तो सबसे पहले आपने बनाया, ठीक है, ये एक दूसरे के क्या है? आपके पास एंटी पोजीशन पर है। तो अब यहाँ पर बेस आएगा, तो बेस अगर इसको हटाएगा तो फिर बाद में ये डबल बॉन्ड बनते समय Cl बन जाएगा। ऐसे ही पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्या है आपके पास? H की है, और यहाँ पर क्या है आपके पास? H। तो जो कार्यक्रम आपके पास इस H के साथ हो सकता है, वही कार्यक्रम इस H के साथ हो सकता है। इसीलिए आपके पास ये वाला प्रोडक्ट बना है। मैं आपको चेयर फॉर्म के बारे में क्यों बता रहा हूं? क्योंकि क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ साइक्लोहेक्सेन की रिंग ही बना दे। क्या पता चेयर फॉर्म बना के दे दे, क्या पता उतना टिपिकल क्वेश्चन कर दे। तो ये जो हम कॉन्सेप्ट है, जो इसका टिपिकल वाला पार्ट है, इसको हम हिस्टोकेमिस्ट्री के टाइम उठाएंगे, लेकिन अभी घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ पर चीजों को क्लियर करो। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट और समझाना है हिस्टोकेमिस्ट्री से रिलेटेड। वो कॉन्सेप्ट ये वाला है, देखो हमारे पास ये प्रोजेक्शन जो होती है, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन। जरा ध्यान समझना, क्या बोलते हैं? न्यूमैन प्रोजेक्शन। देखो यार, मेरी मजबूरी है यहाँ पर ये वाले कॉन्सेप्ट सब बताने की हिस्टोकेमिस्ट्री के, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन में एक अच्छा पार्ट है हिस्टोकेमिस्ट्री का, और नहीं बताऊंगा तो फिर आधा अधूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। एक होती है आपके पास स्टैगर्ड फॉर्म, और एक होती है आपके पास इक्लिप्स्ड फॉर्म। देखो जहां पर एटम्स एक दूसरे के पीछे पीछे की तरफ आ रहे हो, इसी फॉर्म को हम लोग बोलते हैं इक्लिप्स्ड फॉर्म। और जहां पर एटम एक दूसरे के 180 डिग्री हो, याद करो आप थोड़ा सा स्टार्टिंग पॉइंट जो था कि जहां पर डाइहेड्रल एंगल कितना था? 180 डिग्री। तो हम ऐसे बोल सकते हैं जहां पर हमारे पास थीटा नहीं, डाइहेड्रल एंगल लिख देते हैं, कितना था? 180 डिग्री, वो था स्टैगर्ड फॉर्म। और जहां पर आपके पास डाइहेड्रल एंगल कितना हो? 0 डिग्री, वो था आपके पास इक्लिप्स फॉर्म। इक्लिप्स का मतलब है कि एक दूसरे के पीछे की तरफ आना, ठीक है। तो इस वाले को हम बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टैगर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा है, E2 ऑलवेज टेक प्लेस इन स्टैगर्ड फॉर्म। रीजन भी सिंपल सी बात पता है कि जब बेस आएगा, जब बेस इसके साथ चिपकना
बनना शुरू करेगा तो यहाँ पर ये जो लीविंग ग्रुप है ये इसके एंटी ही होगा। सिंपल सी बात है, एंटी होने का कारण क्या है, ताकि रिपल्शंस को मिनिमाइज कर सके इस वाले केस में। लेकिन जब यहाँ पर आपके पास कोई बेस आएगा तो जिस साइड आपके पास लीविंग ग्रुप है उसी साइड से अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पर थोड़ी सी डिफिकल्टीज होंगी। तो यही वो रीजन है जिसको आपको ध्यान रखना है। E2 मैकेनिज्म हमेशा स्टैगर्ड फॉर्म से जाती है, ये बात हमें पहले से भी पता थी, लेकिन इस स्ट्रक्चर में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये लेक्चर हमारा E2 रिएक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था। इसमें मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें समझाई हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर E2 का पढ़ेंगे उसमें पहले स्टार्टिंग में डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट, और उसके बाद हमारे पास E1CV और EI रिएक्शंस की बात करेंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।